जिस आतंकी संगठन पीएफआई को गृह मंत्रालय ने परसों बैन किया, उसके सदस्य जल्द ही यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने वाले थे। इसके लिए इस आतंकी संगठन के सदस्यों ने फंड जुटाने भी शुरू कर दिए थे। इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे, इस बारे में जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने इस बारे में क्या खुलासे किए हैं? लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, मुस्लिम नाबालिग बच्चों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के अलावा इन्होंने और क्या प्लान कर रखा था जिससे देश में आतंक मच जाता और सही समय पर कार्रवाई होने से कैसे सब कुछ कंट्रोल हो गया, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से पीएफआई बैन हुआ है तभी से भाजपा समर्थक खुल के इसके समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां कर रही है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है। नरेंद्र मोदी सरकार देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को नीचा दिखाना चाहती है, समाज में उनका छवि खराब पेश करना चाहती है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, जहां इनकी आबादी अब लगभग 25 करोड़ तक पहुंच गई है। वैसी स्थिति में इस वर्ग को अल्पसंख्यक होने के कारण जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह अब खत्म नहीं कर देनी चाहिए। इस तरह के आरोप कई हिंदू संगठन इस पर लगा रहे हैं। कब तक इन्हें अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है, यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पीएफआई मामले की जांच कर रही है और यूपी पुलिस को जांच के दौरान कई ऐसे चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे हैं जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खतरनाक मंसूबों को उजागर करती है। यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के टॉप सोर्स के मुताबिक पीएफआई ने मुसलमानों को कई कैटेगरी में बांट कर रखा था। सबको अलग अलग काम दिए गए थे। जैसे कुछ युवकों को सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का काम दिया गया था। एक हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने पर पीएफआई उसे 2 लाख रुपया, एक घर और एक दुकान मुहैया करवाती थी। वहीं दूसरे कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें दूर सुदूर क्षेत्र में ले जाकर उन्हें हथियार चलाने और हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरे कैटेगरी में बच्चों को रखा गया था, जहां छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम धर्म को न मानने वाले सभी धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काया जाता था। उन्हें दूसरे धर्म के लोगों को काफिर मानकर उन्हें मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे चौंकाने वाला एक और कैटेगरी इसमें शामिल है, जिसमें कुछ मुस्लिमों को वह सिर्फ चंदा लेने के लिए बना अपने साथ रखते थे, जिससे यह संगठन अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, यानी अपना फाइनेंशियल कंडीशन इतना तगड़ा कर ले कि किसी भी परिस्थिति में उनके मंसूबों को कामयाब होने इसमें पैसे की तंगी न हो। मुस्लिम युवाओं को पहले यह संगठन उनका माइंड वॉश करता था, उन्हें फर्जी वीडियो दिखाता था, उनको यह बताया जाता था कि हिंदू तुम्हें मार देंगे, और जब इन युवाओं के मन में दूसरे धर्म के लोगों के लिए नफरत बैठ जाती थी, तब इन्हें आईएस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को कहा जाता था। मुस्लिम युवक मदरसों में जाकर दीनी तालीम ले, यह पीएफआई के एजेंडे में सबसे ऊपर होता था। यूपीएसटीएफ के गिरफ्त में आए पीएफआई के एक सदस्य जिसका नाम अहमद बेग है, उसने जांच में बताया कि उसे पीएफआई के सबसे बड़े और ऊंचे ओहदे पर बैठे एक अधिकारी ने उसे बोलने की और अच्छे से बात करने की ट्रेनिंग दी और बोला कि तुम यूट्यूब पर एक चैनल बनाओ जिसमें तुम्हें हर रोज कुछ तकरीर करना है। खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताकर यह अहमद अपने जिहादी भाषणों से मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम करता था, ताकि टारगेट को आसानी से कट्टर बनाया जा सके। इतना सब कुछ करने के बाद इनका एक और कांड यूपी एसटीएफ के हाथ लगा है, जिसमें यह पता चला है कि जिहादी मिशन में लड़कों को भर्ती करने के बाद यह संगठन कुछ वैसे युवकों को अपने साथ जोड़ने वाला था जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, जिनका समाज में अच्छा सरोकार होता है, जिनकी समाज में अच्छी छवि होती है। इन लोगों को जोड़ने के पीछे इस संगठन का मंशा यह था कि आने वाले समय में मुस्लिम युवकों को जोड़कर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए, ताकि बड़े स्तर पर अपने एजेंडे को यह संगठन फैला सके। उदाहरण के तौर पर वह हाथरस वाला मामला तो आपको याद ही होगा, जब एक ही रात में पीएफआई के सदस्यों ने 2000 नए ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर लिए और रात भर में 25,000 से ज्यादा ट्वीट यूपी सरकार के खिलाफ लिख डाले। जब यूपी एसटीएफ को इसमें पीएफआई का लिंक मिला, तब इसमें जब इसके कुछ सदस्यों को जब पकड़ा गया, तब जाकर इसमें खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किए जा रहे ट्वीट में किसी आम जनता का हाथ नहीं, किसी विपक्षी पार्टी के नेता या समर्थक का हाथ नहीं, बल्कि इस आतंकी संगठन के सदस्यों का हाथ था। फिर सारे अकाउंट को साइबर सेल ने ब्लॉक करवाया और 1 सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया से इसे हटवा दिया। यह संगठन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए इसने अपने कार्यकर्ता भी बनाने शुरू कर दिए थे। फंड जमा करके इसने बड़े स्तर पर कार्यक्रम भी इसके द्वारा चलाए जा रहे थे। जिस अहमद बेग का जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया, वह इस साल विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। यूपी एसटीएफ को पता चला कि पीएफआई यूपी के बलरामपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, अलीगढ़, मुरादाबाद और रामपुर जिलों में होने वाले निकाय चुनाव के दौरान अपना प्रत्याशी भी उतारने वाला था।
एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी से जब इस बारे में पूछा गया, जब उनसे पूछा गया कि पीएफआई को बैन करने के आप समर्थन में हैं या विरोध में, तब ओवैसी ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो लोग कहने लगे थे कि ओवैसी की विचारधारा अब ठीक हो रही है, वह देश के लिए सोचने लगे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत कम लोगों को पता है। ओवैसी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पीएफआई का सबसे बड़ा विंग काम करता है। आने वाले 5 या 10 सालों में अगर पीएफआई को बैन नहीं किया जाता, तो ओवैसी की सांसदी खतरे में आ जाती और उस जगह से पीएफआई का कोई सदस्य चुनाव जीतकर भारत के संसद में बैठ जाता। तो ओवैसी का यह बयान कोई देश हित में नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी के ऊपर मंडरा रहे खतरे को लेकर दिया गया था। बाकी यूपी एसटीएफ ने जितने भी पीएफआई के सदस्यों को पकड़ा है, उनकी खूब खातिरदारी कर रही है। आर्थिक रूप से यह संगठन इतना सशक्त था कि जब चाहे कोई भी बड़ा कार्यक्रम कर लेता था, लेकिन अब इनके सभी अकाउंट को सीज कर लिया गया है। 3 साल से गृह मंत्रालय इस पर नकेल कसने की तैयारी कर रही थी। एक-एक करके सबूत खंगाले जा रहे थे। इसके हर कमजोरी की जांच की जा रही थी। जैसे ही सब तैयारी हो गई, गृह मंत्रालय ने इसे बैन करके इसका काम तमाम कर दिया। अगर समय रहते इस पर बैन नहीं लगाया जाता, तो यह लोग देश के अंदर क्या गंध मचाते, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। आगे इस मामले पर एसटीएफ जो भी खुलासा करेगी, हम आपको बताएंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।